हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हुसैन केमिस्ट्री। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का एंट्रेंस टेस्ट जो पीएचडी के लिए कंडक्ट होता है। 2020 और 21 के जो एग्ज़ाम था एमयू ने कंडक्ट किया था, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे वो आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट बी का, पार्ट ए का कॉमन होता था जो कि अपलोडेड है हुसैन केमिस्ट्री चैनल पर, पहले से ही अपलोडेड है। क्योंकि पार्ट एक जो सेक्शन होता है, चाहे वो केमिस्ट्री का, चाहे वो अपना बायोकेमिस्ट्री का हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी का हो, चाहे जूलॉजी, बॉटनी, किसी भी डिपार्टमेंट का हो जो लाइफ साइंस के अंडर कंसिडर कराए जाते हैं, उसको सेम ही कंसिडर करा जाता है, यानी कि उसे सेम माना जाता है सभी के लिए। तो पार्ट बी होता है, यानी सेक्शन बी होता है, वो डिफर करता है। हर एक पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, दोनों में ही 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 45 मिनट्स दिए जाते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। बायोटेक्नोलॉजी के लिए कट ऑफ मिनिमम 50 प्लस आना चाहिए, तब जा सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसमें मुश्किल से 4 से 3-4 सीट होती हैं और उसके लिए अच्छे से मेहनत करना चाहिए। और ये सिर्फ क्वेश्चन आपको ये बताएगा कि आपको किस लेवल पे तैयारी करनी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से है। डायरेक्शन ऑफ केमिकल सिंथेसिस ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किस तरीके से होता है। ठीक है, तो मोस्टली आंसर जो इसमें दिए गए हैं वो करेक्ट है, जिनका सिलेक्शन हो चुका था इस बच्चे का। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन गलत है तो आप उसे मेंशन कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। द एंजाइम दैट इज यूज्ड टू जॉइन द एंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज। सिंपल सी बात है, लाइगेज इज यूज्ड टू एज ए जॉइन द एंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स। तो सिंपल क्वेश्चन पूछे, दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी से पूछे। वैसे भी आपको पता है बायोटेक्नोलॉजी से जब पेपर बनाया जा रहा था, सिंपल सी बात है, बायोटेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ बायोलॉजी, माइक्रोस्कोपी, जितनी सारी छोटी छोटी चीज हैं जैसे इकोलॉजी, उन चीजों पर फोकस करना बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए किस तरीके से पूछा गया है। द एंजाइम खालिस्तान कैन बी यूज टू एंड लेबल डीएनए। तो कौन सा एंजाइम यूज करा जाता है? फॉस्फेटेज यूज करा जाता है। द मोस्ट कॉमन माइक्रोसैटेलाइट सीक्वेंस इन द ह्यूमन जीनोम, और कौन सी सैटेलाइट है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अमंग द प्लांट वायरस, इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन, आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए शो करा जा रहा है ताकि आप उससे एक आइडिया लगा सके कि किस लेवल का क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और किस तरीके से आपको 50 प्लस स्कोर करना है। अदरवाइज आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एमयू का एंट्रेंस होता है वो बहुत टफ कंसीडर करा जाता है और सारे ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। पहले 2018 से पहले ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव पेपर भी पूछा जाता था, बट अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब ओनली 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 40 क्वेश्चन पार्ट ए में, पार्ट बी में, दोनों में 40 पूछे जाते हैं। और सिलेक्शन के लिए 40 मार्क्स ही रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब जिसमें कहते हैं कि भाई वो सिलेक्ट हो चुका है, इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी उसके पास, और उसको फिर अपना जो भी जिस भी टॉपिक पे वो रिसर्च करना चाहता है वो उस पर अपने एक प्रेजेंटेशन बना दे या फिर वो अपना इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, यहाँ पर बहुत अच्छी ज़बरदस्त रिसर्च की जाती है, इक्विपमेंट भी अच्छे हैं, फैसिलिटेड हैं और पूरी तरह से फंडेड है। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट आते हैं यहाँ पर, काम भी बहुत अच्छा कराया जाता है। ठीक है, और जो बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो आल्सो एलिजिबल होते हैं जूलॉजी के अंदर भी वो एलिजिबल है। तो जूलॉजी में सीट ज़्यादा होती हैं, वैकेंसी भी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे भी वो अप्लाई कर सकते हैं। कुछ बच्चे मिस्टेक कर वहाँ अप्लाई नहीं करते हैं। तो द ह्यूमन जीनोम साइज इज MB इज अबाउट टू बी, कितना होता है आप गूगल भी कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको यहाँ पर डिस्कस करूँ, मेरा सिर्फ एक ही एम है कि ताकि आपको मैं सिर्फ क्वेश्चन प्रोवाइड करना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिए। In eukaryotes, termination of transcription is closely linked to the RNA processing events is called, क्या बोलते हैं? 3-polyadenylation बोलते हैं। 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इन्वॉल्व होती है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक फोकसिंग ऑफ द SDS जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। चेक कर लीजिएगा, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली ये सही है। ठीक है, मेलोनेट इज है, क्या है मेलोनेट? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, ये इजीली पढ़ा होगा, सभी ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा जाता है एंजाइम्स में। द एरे ऑफ फाइब्रस प्रोटीन प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द मोस्टली यूकैरियोटिक सेल, और उसे क्या बोला जाता है? केराटिन बोला जाता है। ठीक है, तो फाइब्रस है, केराटिन होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं।
पेपर का लेवल होता है वो नॉर्मली रखा जाता है ताकि बच्चे स्कोर कर सके, ठीक है, इसीलिए इसमें 55 प्लस तक कट ऑफ जाती है। 55 प्लस की कट ऑफ का मतलब यह है कि मान लो जो बच्चे टॉप के बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि एमयू के टीचरों के ब्रेन में यही चलता है कि जो एंट्रेंस क्वालिफाइड करता है उसको ज़्यादा वैल्यू दी, प्लस एंट्रेंस प्लस JRF या फिर कोई नेट या फिर कोई ऐसा एग्जाम जो जिससे फेलोशिप मिलती हो। ऐसा नहीं विदाउट फेलोशिप वाले को बहुत कम लेते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट बच्चा हो तभी लिया जाता है, ठीक है। बिल्कुल भी पार्शलिटी नहीं होती है, जो डिजर्विंग है उसका एडमिशन होता है, जो डिजर्विंग नहीं है उसका कोई एडमिशन नहीं होता है यहाँ पर। तो बहुत अच्छे से इंटरव्यू लिया जाता है, तो आप मेहनत करें और अच्छा 55 से अच्छे ऊपर स्कोर करने की कोशिश करें। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटलेट शीट्स आर प्राइमरली स्टेबलाइज्ड बाय, कौन सा बॉन्ड होता है? सिंपल सा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अल्फा शीट्स और बीटा प्लेटलेट्स को स्टेबलाइज कर दिया जाता है इस बॉन्ड से। प्रोटीन जो फोल्डिंग होती है वो प्रोमोटेड बाय द प्रोटीन, उसको क्या बोलते हैं? चैपेरोन्स बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होगा सभी को। तो किस तरीके से इजीली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, याद रखना कि पार्ट ए में स्कोर करने की कोशिश करो, साथ साथ पार्ट बी में भी स्कोर करने की कोशिश करो। पार्ट ए अपलोडेड है, 2020 का पेपर भी अपलोडेड है, 2021 का भी पेपर अपलोडेड है, ठीक है, और 2019 का पेपर भी अपलोडेड है। तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें पहले, उसके बाद आप प्ले लिस्ट में जाएं जहां पर लिखा होगा PhD रिलेटेड जो मटेरियल है, वहां पर जाकर आप सारे पेपर्स को एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ कोई भी PDF वगैरह के लिए मैसेज ना डालें कि PDF मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, PDF प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से एनालिसिस कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसकी अपनी एक PDF बना सकते हैं, क्योंकि फुल HD में ये वीडियो अपलोडेड हो रहा है तो इजीली आप देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है पेप्टाइड चेन्स दैट आर केमिकली सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी ग्रो फ्रॉम, कैसे करा जाता है? कार्बोक्सी एंड होता है और दूसरा एंड क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो N और C बायोलॉजिकल और कार्बन से नाइट्रोजन केमिकल, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम मेहनत करें और एनालिसिस करें पेपर को। थोड़ा बैटरी का इशू आ गया है, तो 1 सेकेंड हम होल्ड पे रहते हैं और सबसे पहले अपने चार्जिंग का सिस्टम सेट करते हैं। तो 1 सेकेंड सभी होल्ड पे रहें, और ये आपका प्रोसेस चार्जिंग का भी लगा दिया गया है। तो बिल्कुल नाउ प्रोसेस सही हुआ। तो प्रोटीन फोल्डिंग होगी जो कि चैपेरोन हेल्प कर रहे हैं। द एवरेज मोलिकुलर वेट ऑफ अमीनो एसिड कितना होता है? एवरेज प्रोटीन कितना मान रहा है भाई? एवरेज 115 बोल रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कपोशी सार्कोमाइज कोज बाय पेपिलोमा वायरस के थ्रू होता है या हर्प वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। Which of the following is pathogen is responsible for the oral thrust immunocompromised patients, ठीक है। तो ये एनिमल है, बिल्कुल अट्टाफिकेशन का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। 3D structure many proteins has been determined using the process of X-ray crystallography, बिल्कुल सही बात। प्रोग्रेशन ऑफ थ्रो रेस्ट्रिक्शन पॉइंट हो जाता है, एंट्री इनटू द एस फेज में हो जाता है। आई थिंक जिस पे गोला बनाया हुआ है इस बच्चे ने वो क्वेश्चन इन्होंने गलत किए हैं, ठीक है, और बाकी इन्होंने सही किए हैं। तो आप उनको एक बार सर्च कर लें तो अच्छा है, क्योंकि आंसर की अवेलेबल नहीं हो रही है, आंसर की अवेलेबल नहीं हो रही है। अगर आंसर की अवेलेबल होती है तो हम आंसर की भी अवेलेबल करा देते हैं। बाकी गूगल बाबा है, आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लाइसोसोम कंटेन एंजाइम दैट कैन बी डिग्रेड, किसको डिग्रेड कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट को, राइबोन्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को, सबको डिग्रेड कर सकता है। द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट सेग्रेशन ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी रिफर टू एज मेंडल्स का कौन सा लॉ था? वो सेकंड लॉ था, थर्ड लॉ था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आई थिंक थर्ड लॉ था, ठीक है। प्योर लॉ भी बोला जाता है उसे, जहां तक भी है, ठीक है। और आधा है एंजाइम इन दी ऑर्गेनल्स दिया हुआ है, गोल्जी बॉडी हो जाता है, एक्ट एज ए मॉडिफाई और शॉर्ट प्रोटीन, बिल्कुल सही बात है। नॉन न्यूक्लियर ऑर्गेनल्स दैट कंटेन डीएनए और इंक्लूड करा जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एंजाइम्स कॉल्ड एज एसिड हाइड्रोलाइसिस, सब सिंपल लाइसोसोम होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी आर हाईएस्ट एविडिटी होती है? सिंपल, किसकी हाईएस्ट एविडिटी होती है? IgM की होती है।
द सिंगल क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल विच बिकम द कैंसरस एंड रिमेन इन ए सिंगल बोन इज रिफर्ड टू एज मल्टीलोमा बोलते हैं या बेनिक जोन्स बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो भी है गूगल करके। ऑटो एंटीबॉडी अगेंस्ट द एडनल सेल जनरली लीड टू दी ऑटोइम्यून डिसीज, जिसे बोलते हैं हम एडिसन डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना हमेशा एंडोक्राइनोलॉजी से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्मोन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। और ये फेब ओरिजन और ये होते हैं ये एंटीबॉडी से, यानी कि इम्यूनोलॉजी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। एमयू इम्यूनोलॉजी पर फोकस करता है और टेक्निक पर फोकस करता है, अच्छे क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। इसीलिए थोड़ा उसको सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोकाइन इज मोर अबंडेंट इन द ट्यूबरक्लोइड टाइप ऑफ द लेप्रोसी। तो ये बोल रहे हैं इंटरल्यूकिन 2 और गोला मारा हुआ, इट में भी है रॉन्ग आंसर हो सकता है, तो आप गूगल करें इसको भी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स इवॉल्व पॉजिटिव को स्टिमुलेशन टी सेल। ये सारी चीजें देख लीजिएगा आप, 31, 32, 33 क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप तरीके से क्वेश्चन को देखो, एनालिसिस करो और कट ऑफ का ध्यान रखें। 50 से ऊपर स्कोर करना है, 50 से नीचे नहीं करना है, और एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन का डिजाइन करना है। बच्चे को प्रॉब्लम होती है किस तरीके से वो टॉपिक को सिलेक्ट करे, प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कहाँ पर वैकेंसी है, किस तरीके से उसे रिप्रेजेंट करे। इन सारी चीजों के लिए किसी न किसी से हेल्प लेना बहुत जरूरी होता है। और टीचर सिनॉप्सिस मांगते हैं, किस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, किस फील्ड में आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है, उस फील्ड में आकर आप अपना रिप्रेजेंटेशन करें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हवा में कोई भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पसंद आ गया आप रिप्रेजेंट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। देखा जाए पहले डिपार्टमेंट में जाइए, हर टीचर की प्रोफाइल को चेक करिए, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के ऊपर उसको पेपर को अपने टॉपिक को डिजाइन करें, अपने रिसर्च को उस टाइप से बनाएं कि ताकि उसकी वैल्यू हो, यहाँ पर वो काम होता हो। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे टॉपिक भी लेकर आते हैं बच्चे जो कि यहाँ पे रिलीवेंट काम होता ही नहीं वहाँ पर, तो वहाँ पर उसका सिलेक्शन होना बहुत कम हो जाता है। तो रिलीवेंट टॉपिक पर फोकस करा जाए, सिनॉप्सिस को बहुत अच्छे से डिजाइन करा जाए, क्लियर इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, आउटकम क्या आने वाला है आपका, ये सारी चीजों पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन जब बनाए तो एटलीस्ट काफी सारी चीजों को ध्यान रखें कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। एक तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस रखें और आउटकम क्या है आपका, ठीक है। आप उस एक्सपेरिमेंट को करने और उसका मेथोडोलॉजी, आप किस तरीके से उसको अंजाम दोगे, यानी कि उसको, ठीक है, किस तरीके से उसे परफॉर्म करोगे, किस तरीके से आप उस चीज तक पहुंचोगे, ठीक है। और हर चीज को बारीकी से पढ़ाई करें, पेपर्स देखें, रिसर्च पेपर देखने के बाद एक बार आपका कंसीडर हो जाए कि 40 मार्क प्लस बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, अच्छे से एक प्रेजेंटेशन को बनाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। और मेहनत करो, अगर जो डिजर्विंग होगा उसका सिलेक्शन होगा और जो डिजर्विंग नहीं है उसका सिलेक्शन नहीं होता। अब आपके लिए हमने एक वीडियो बनाई है, मेहनत करके बड़ी मुश्किल से पेपर निकाला है, तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये तो काम तो कर ही सकते हैं, इसमें तो कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो जल्दी ही सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, थैंक यू।